हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम प्रतिभा खोज परीक्षा जो 5 मार्च को आयोजित की गई थी उसमें पेपर कोड 9 के अंग्रेजी विषय का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अंग्रेजी विषय का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहे हैं BL सर। मैं आमंत्रित करूंगा BL सर को, वो आएंगे और आपको अंग्रेजी विषय से संबंधित जो 25 क्वेश्चन हैं। हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के पेपर कोड नंबर 09 को। तो चलिए इंग्लिश के सॉल्यूशन अपन देखते हैं क्वेश्चंस के। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, अपना पेपर कोड नंबर 09 है, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम सारे विद्यार्थी है अपने पेपर को अपने पास में रखेंगे और 1 बाय 1 सॉल्यूशन को देखेंगे। जो क्वेश्चन है आज के अपने इंग्लिश के क्वेश्चन वो स्टार्ट हो रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है, लेकिन आप अपने पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है 26 है वहाँ से आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में, आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर है आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन से वाला सेंटेंस है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने लिखे हुए। पहले सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर यदि अपना जो स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यदि कोई एडवर्ब आती है तो उनके बीच में यूज की जाती है और फिर यूज की जाती है आपके मेन वर्ब। इस तरीके का अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अपने जो सेंटेंस में एडवर्ब दी हुई है वो ऑलरेडी दी हुई है, तो ऑलरेडी दी हुई है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज होगी, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। ऑलरेडी एडवर्ब का यूज होता कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ठीक है ना। और आप सभी को पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट में आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे विल का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा ऑलरेडी एडवर्ब का यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से पहले। तो देखो सबसे पहले यहाँ ऑलरेडी जस्ट सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, इसका मतलब पहले वाला ये कट हो गया। सेकंड यहाँ पर देखिए जस्ट में ऑलरेडी आ रहा है तो ये वाला भी कट हो गया। विल का कोई कंसेप्ट नहीं बनता है। देखो यहाँ पर दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द न्यूज, अपने इस वाले रूल को फॉलो करा। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका दे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आपके हैज और हैव, ऑलरेडी एडवर्ब आ गई और रिसीव यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपका आ गया न्यूज़। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। जैसे अपन यहाँ पर सेंटेंस कई बार पढ़ते हैं, ही यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश, ही यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जो आपके एडवर्ब आती है यूजुअली वो हमेशा है आपके मेन वर्ब से जस्ट पहले आएगी, मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज होगा एडवर्ब का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना वाला पहले में हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक जो आपके फ्रेजेज का है, लाइक ए केक वॉक। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी इडियम दी गई है, इडियम है वो है लाइक ए केक वॉक। अपने को इसका सुटेबल मीनिंग बताना है। पहला ऑप्शन है स्मूथ सरफेस, सेकंड ऑप्शन है आपका प्लेजेंट एक्सपीरियंस, थर्ड है इजी टास्क एंड फोर्थ है एक्टिव। तो बता देता हूँ गाइज, यहाँ पर लाइक ए केक वॉक का मीनिंग होता है वो होता है इजी टास्क, यानी यहाँ पर है आसान कार्य को ये केक वॉक। लाइक ए केक वॉक का मतलब होता है इजी टास्क, आसान कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपना बढ़ते हैं गाइज थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है अपना सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यहाँ पर है वन वर्ड बताना है अपने को, ठीक है। देखो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर डिजाइन, यानी पर्टिकुलर डिजाइन के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बताया तो गाइज पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है फ्लोरा। क्या कहा जाता है? फ्लोरा। यानी जो पर्टिकुलर जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए वर्ड जो होता है आपका फ्लोरा, ठीक है ना। आपके वन वर्ड आता है उनके लिए फ्लोरा, ठीक है ना। और यदि आपको पर्टिकुलर एनिमल्स पूछा जाए, ठीक है ना, तो आप उसमें बता सकते हो फोना। क्या बता सकते हो? फोना, ठीक है ना। तो यहाँ अपने को पूछा गया था पर्टिकुलर प्लांट्स का, तो कौन सा हो जाएगा? फ्लोरा। फोना होता है आपका एनिमल्स का, किसका होता है? एनिमल्स का। यहाँ पर वर्ड अपने को पूछा गया फ्लिंच।
फ्लिंच का यूज होता है इन द सेंस ऑफ एस्केप के सेंस में, इन द सेंस ऑफ एस्केप के सेंस में, बचने के सेंस में। और फ्लोटिज्म होता है ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर फ्लोट्स हो, FLOTING, फ्लोटिंग थिंग्स को अपन क्या बोलेंगे, यानी जो तैरती हुई वस्तुएं होती है उनको, उनके लिए वन वर्ड आता है फ्लोटसम। ठीक है, चलो तो अपना वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 4 है और पेपर में आपका 20 नंबर 9 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपने को इनमें से इनकरेक्ट वर्ड है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वर्ड है आपके स्लॉटर। देखो स्लॉटर का मतलब बता देता हूँ, स्लॉटर की स्पेलिंग है वो क्या है, करेक्ट है। स्लॉटर का मतलब होता है किसी का वध करना। ठीक है ना, स्लॉटर का मतलब किसी का वध करना, स्पेलिंग क्या है, सही है। सेकंड वर्ड है आपका गाइस क्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मतलब होता है किसी चीज को काटने के सेंस में आता है। ठीक है ना, क्रॉप करना। ठीक है, चलो यानी काटने के सेंस में। थर्ड है आपका ऑप्शन जो वर्ब है अपना, थर्ड अपना ऑप्शन है वो है ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग यहाँ पर इन द सेंस ऑफ यातायात के सेंस में आता है। इसकी स्पेलिंग भी क्या है, करेक्ट है, TRAFFICKING, ट्रैफिकिंग। फिर यहाँ पर लास्ट वर्ड है टेक्निकल। तो देखो यहाँ पर इसमें ये वाला वर्ड है अपना क्या है, गलत है। बता देता हूँ जो करेक्ट वर्ड क्या होगा, TYRANNICAL। इसका मतलब होता है इन द सेंस ऑफ गाइज आपका अत्याचारी के सेंस में, अत्याचारी के सेंस में, ऐसा व्यक्ति जो अत्याचार करते हो। ठीक है ना, तो इसकी स्पेलिंग होती है TYRANNICAL। टेक्निकल का मतलब होता है अत्याचारी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर कौन से वाला हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना क्वेश्चन नंबर 30 पेपर का, और यहाँ अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, वो है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो गिवन वर्ड है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो अपने को सिनोनिम्स वर्ड बताना है। ठीक है, उसका सिमिलर वर्ड बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो अपना वर्ड है वो वर्ड है मोरल, MORAL। गाइज मोरल का मतलब होता है नैतिक, यानी यहाँ पर है जो वर्ड है नैतिक, यानी जो रूल को फॉलो करने वाला होता हो। ठीक है ना, यहाँ गाइज आपका मोरल का अर्थ होता है नैतिक। ठीक है ना, तो अपने इसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ एथिकल। एथिकल का मतलब ये होता है नैतिक। ठीक है, सेकंड वर्ड है ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब होता है गाइज आपका सम्माननीय। क्या होता है, सम्माननीय। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। ये तो आपका मोरल का क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, और लास्ट में गाइज अपना वर्ड है सिम्फनी। सिम्फनी का मतलब होता है समान स्वर। ठीक है ना, समान स्वर। ठीक है ना, इसका मतलब आता है यदि स्वरों का फैलना, लेकिन वो भी कैसे, इक्वली, यानी ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह इक्वली फैलती हो, उसका अर्थ होता है सिम्फनी। ऐसे सिम्फनी का आपने कूलर भी देखे होंगे। ठीक है, तो सिम्फनी का मतलब है समान रूप से फैलना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपना जो मोरल का जो आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एथिकल। एथिकल, मोरल का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, एथिकल बन जाएगा। चलिए गाइज क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में है 31 और अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको यहाँ पर है जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स वर्ड बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना राहुल वाज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज एंड दे वर हिस्ट्रिकल। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। राहुल वाज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, कि राहुल है वो शेयर कर रहा है अपनी चाइल्डहुड की कुछ स्टोरीज, एंड देवर, और जो वो स्टोरीज है वो कैसी है, हिस्ट्रिकल है। कहीं यहाँ पर हिस्ट्रिकल का मतलब है जो यहाँ पर कैसी हो, फनी हो। ठीक है ना, कैसी हो, फनी हो, या जो हंसी मजाक की स्टोरीज हो, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 1 बाय 1। इमोशनल, इमोशनल का मतलब है जो आपके भावनाओं से जुड़ी हुई हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डेंजर्स। तो यहाँ पर इमोशनल बातों के बारे में बात नहीं हो रही है, डेंजर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है वो चाइल्डहुड की जो कहानियाँ हैं वो कैसी, फनी की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ अगला वाला वर्ड है स्कैरी। स्कैरी का मतलब आता है जो ऐसी चीज़ें जो कैसी हो, ड्राउनी हो, फियरफुल हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर वर्ड के बारे में भी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले गाइज अपना सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अपने इस वर्ड को एंटोनिम्स बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलो तो यहाँ पर है गाइज अपना वाला वर्ड है रिबेलियन। तो रिबेलियन का मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है विद्रोही। ठीक है ना, विद्रोही यानी जो विद्रोह करने वाला हो। इसका मतलब यहाँ पर बात कर सकते हैं अगेंस्ट, ऐसा व्यक्ति जो अगेंस्ट हो, किसी के विरुद्ध में हो। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब ही गाइज होता है आपका विद्रोही, जो विद्रोह करने वाला। फिर यहाँ पर अगले वाला वर्ड है लॉयल्टी। इसका मतलब होता है वफादार।
ठीक है। सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है गाइज आपका विद्रोही, ठीक है ना। और अलॉटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का बंटवारा करना, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा विद्रोही करना, इसका मतलब विद्रोह करने का मतलब वफादार होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज अपना क्वेश्चन नंबर आपके पेपर का 33 और यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल अच्छे से वर्ड बताना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है अपना राम वाज प्रेज्ड फॉर हिज ब्लैंक देवर लीडरशिप। राम को अपने लीडरशिप के लिए प्रेज किया गया। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा की गई। तो यहाँ पर उसकी इमेजिनेशन के लिए या इमेजिनरी के लिए, उसकी विजनरी के लिए, उसके मैजिकल के लिए या ब्रॉड के लिए। तो बता देता हूँ यहाँ पर जब राम को उसकी प्रशंसा की गई थी तो उसकी विजनरी को देख करके उसकी प्रशंसा की गई थी। इमेजिनरी का मतलब कल्पनाओं का नहीं, यहाँ पर विजनरी, विजनरी का मतलब उसके दृश्यों को उसके बारे में जान करके, ठीक है ना, उसकी प्रशंसा की गई थी। वैसे ब्रॉड का यहाँ पर बड़ा ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब विस्तृत या बड़े के सेंस में आता है, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और आपके यहाँ पर पेपर का क्वेश्चन नंबर 34। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। अपने को अप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ड बताना है। क्वेश्चन है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू। तो यहाँ पर इसे ये आपके क्वेश्चन है आर्टिकल का, तो बता देता हूँ। यहाँ पर है क्वेश्चन पहला दिया गया है कीप ए सीक्रेट, सेकेंड ऑप्शन है टच ए सीक्रेट, थर्ड ऑप्शन मेक ए सीक्रेट और फोर्थ ऑप्शन है आपका क्राई ए सीक्रेट। तो बता देता हूँ गाइज, यहाँ आर्टिकल में आते हैं कीप ए सीक्रेट, यानी ये फिक्स वर्ड है। यहाँ पे कीप ए सीक्रेट बनता है। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा टेल ए लाई, ठीक है, डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, ठीक है ना। इसी तरीके से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर हर टू कीप ए सीक्रेट, कि उसके पास में कीप ए सीक्रेट यानी गुप्त बात रखना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा, कीप ए सीक्रेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है गाइज अपना क्वेश्चन नंबर 10 और आपके पेपर का है क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। तो आपने देखना है कि यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड है इसकी जगह कौन से वाला करेक्ट वर्ड होगा, ठीक है। तो बता देता हूँ गाइज, यहाँ जो यदि आपके हैव मेन वर्ब के रूप में यूज हो तो उसके साथ में कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी हैव है स्टैटिक वर्ब है। आपने पढ़े होंगे सी, नो, लव, हेट, बिलीव, टेस्ट, अंडरस्टैंड, ये सारी आपके स्टैटिक वर्ब होती है। इनके साथ में कभी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ हैव के साथ आईएनजी आया तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहला है राजन हैज बीन हैविंग, तो ये वाला भी गलत होगा। यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा राजन हैज, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा कौन से वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करते हैं आगे वाला क्वेश्चन और आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर आपके 36 और यहाँ अपना इंग्लिश का 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है गाइज आपका 11 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन है व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड माई चिल्ड्रन, ब्लैंक दिया हुआ है और वेटिंग ऑन मी दिया हुआ है। व्हेन आई रीच्ड होम, यदि जब मैं घर पे लेट पहुंचा तो यहाँ पर मैंने देखा था जो अपने बच्चे हैं वो वेटिंग कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर गाइज अपना दिया गया है वेटिंग, क्वेश्चन में ऑन मी दिया हुआ है ना, वेटिंग ऑन मी दिया हुआ था, ठीक है। चलो तो गाइज यहाँ पर वेटिंग ऑन मी नहीं होता है, करेक्ट होता है वेटिंग फॉर मी। यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपको यहाँ पर है कुछ पैराजम्बल्स के क्वेश्चन है। इसका मतलब जब अपने स्टोरी लिखते हैं ना तो कौन से सेंटेंस के बाद में कौन सा वाला सेंटेंस आएगा। तो इसका अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता देता हूँ सीधा ही, आप पेपर में पढ़ लेना। क्यों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इसमें होगा सबसे पहले आपका ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद में आपका बी करेक्ट होगा। आप पेपर में अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए अपन बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज अपना क्वेश्चन नंबर 13 और आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर है आपके 38, ठीक है। चलो अपने को इसका जो वो इसका क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड देम। तो आपको सेंटेंस को देखने से आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि ऑलरेडी ये सेंटेंस दिया हुआ वो पैसिव का दिया गया है, ठीक है। तो अपने को इसको बनाना एक्टिव बनाना है, ठीक है ना। तो आपको पता है जब हैज और हैव
चेंज होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन में। तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी सबसे पहले हैज़ बीन और हैव बीन आपको ऑलरेडी चेंजेस में दिया गया है। इसका मतलब अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो गाइज यहाँ पे सीधे ऑप्शन आप कट कर सकते हैं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक्टिव का है अपने को बनाया गया, यहाँ पर है पैसिव में दिया गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और यहाँ पर क्वेश्चन है अपना 14। ठीक है ना, एक सेंटेंस दिया गया आपको, आई टोल्ड द टेलर टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी नो एरर। तो अपने को बताना है कहाँ पे गलती है। तो गाइज बता देता हूँ, आई टोल्ड द टेलर कि मैंने टेलर को बोला था। ठीक है ना, तो पहला पार्ट तो ये अपना था। ठीक है ना, यहाँ पर किसके लिए बोला था, टू मेड ए न्यू ड्रेस। तो गाइज बताता हूँ, यदि अपने टू के जस्ट बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, टू मेक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, टू इन्फिनिटिव का यूज़ होता है, टू इन्फिनिटिव होता है, उसके बाद जस्ट V1 का यूज़ किया जाता है, न कि V2 और V3 का। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइज ये वाला भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है आपका गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं अपन। क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि एक वर्ड आ जाए डर्मेटोलॉजिस्ट, DERMATOLOGIST, दिया गया क्वेश्चन में कि यदि डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध है स्किन से, ठीक है ना, तो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। ठीक है ना, तो बता देता हूँ गाइज ये अपने डॉक्टर से रिलेटेड है। कैसे, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ऐसा कोई भी डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हो किसका, स्किन का, उसको क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो आइज का, यदि आंखों का कोई विशेषज्ञ होता है तो वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आप यदि किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे तो बाहर आपकी प्लेट पे लिखा हुआ मिलता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसका मतलब है ऐसा डॉक्टर जो आंखों का क्या विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बताता हूँ, जो वर्ड आया आपका ब्रेन, ब्रेन का जो डॉक्टर होता है वो कहलाता है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है ना, जो नर्व्स का क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। अगले वाला वर्ड है टिथ, जो यहाँ पर दांतों का स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजिस्ट। ओडेंटोलॉजिस्ट यानी दांत रोग विशेषज्ञ। ठीक है, और यहाँ अगला वाला वर्ड है हार्ट, तो इसका मतलब होता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। और यहाँ अपना वर्ड था आइज, आइज के लिए आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है गाइज अपना वाला क्वेश्चन नंबर 16 और आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दिया गया था अपने को करेक्टली स्पेलिंग देखनी थी, तो यहाँ पर अपने इसमें करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर आपका बी, BRIEFCASE, ब्रीफ केस। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 42 और अपने इंग्लिश का है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, रीता वाज ए मॉडल सो सी वुड स्टार्व हरसेल्फ टू मेंटेन देयर बॉडी वेट। देखो, रीता वाज ए मॉडल, रीता एक मॉडल थी, सो सी वुड स्टार्व, यहाँ पर वर्ड आएगा स्टार्व, स्टार्व का मतलब है भूखा रहना। ठीक है ना, हरसेल्फ यानी रीता है वो एक मॉडल है, इसलिए अपने आप को फिट करने के लिए वो यहाँ पर भूखी रहती है। ठीक है ना, टू मेंटेन, मेंटेन का मतलब बनाए रखने के लिए, देयर बॉडी वेट, बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए वो क्या स्टाफ भूखी रह रही है, अपने आप को भूखी रख रही है। ठीक है, तो बता देता हूँ गाइज यहाँ पर जो आया आपका प्रोनाउन वो किसके लिए आया है, रीता के लिए। तो रीता के लिए आने वाला प्रोनाउन होता है वो तो आपका सी होता है या आपके होता है हर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ अपना देर यूज नहीं होकर के यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, हर बॉडी वेट। तो यहाँ अपना वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हर बॉडी वेट की जगह क्या बन जाएगा, सॉरी देर बॉडी वेट की जगह करेक्ट हो जाएगा हर बॉडी वेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गाइज अपना वाला 43, क्वेश्चन ब्लैंक दिया हुआ है, मिल्क इज देयर इन द कप। तो यहाँ पर है बात हो रही है मिल्क की, मिल्क होती है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है। तो आपको पता है अनकाउंटेबल के लिए लॉन्ग का नहीं होगा, मैनी का तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में होता है, फार का यूज डिस्टेंस के सेंस में होता है, हाउ मच का यूज होता है यहाँ पे मिल्क के लिए। ठीक है, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कप, कि कप में कितना मिल्क था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 और आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा मेड स्टैंड। क्या हो जाएगा, मेड स्टैंड। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है और अपने यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है
शी हैज़ ए डॉग एंड ए कैट हु डिसलाइक ईच अदर। ठीक है, चलिए गाइस बताता हूँ। क्वेश्चन है आपके रिलेटिव प्रोनाउन का है, रिलेटिव प्रोनाउन का है। बता देता हूँ सबसे पहले, यदि हम बात करें हु का यूज होता है किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, विच का यूज होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए। यहाँ बात हो रही डॉग की और यहाँ बात हो रही कैट की, दो बोथ आर एनिमल्स। ठीक है, तो इनके लिए अपन रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे गाइज आपका हु यूज ना होकर के क्या यूज होगा, विच यूज होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 45 में सी वाला पार्ट 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइज इसका क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, क्वेश्चन है वो प्रिंट नहीं हुआ है, इसके लिए आपको इसका मिलेगा बोनस, इसका मिलेगा आप लोगों को बोनस। क्वेश्चन नंबर 46 इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे इसको मिलेगा आपको क्या बोनस। इसका क्वेश्चन है प्रिंट नहीं हुआ, ऑप्शन है लेकिन। आगे ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, ब्लैंक दिया हुआ है इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस। बता देता हूँ गाइज इसका कंसेप्ट, यदि ए पेयर ऑफ, यदि सब्जेक्ट के रूप में ए पेयर ऑफ में प्लूरल नाउन होगी, ठीक है ना, तो बात हो रही है यहाँ पे आपका ए पेयर ऑफ ग्लासेस। तो यहाँ पर ग्लासेस प्लूरल है लेकिन यहाँ पर आने वाली वर्ब सिंगुलर है। ठीक है ना, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है ना, ये आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। दिस विजिट विल नॉट इंटरफेयर ब्लैंक देव और प्लान्स। तो इंटरफेयर के साथ में प्रीपोजिशन यूज किया था विथ, इंटरफेयर विथ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 49, यहाँ पे क्वेश्चन है यू डोंट वर्क ऑन संडे, यू डोंट वर्क ऑन संडे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका टैग का, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। बता देता हूँ, यदि अपना स्टेटमेंट के यहाँ पर है आपके विरोधाभास में बनता है, यानी स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव बनेगा, यदि टैग स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो टैग बनेगा पॉजिटिव। तो आपको अच्छे से तरीके से पता अपना स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब टैग बनेगा पॉजिटिव। और टैग बनता कैसे है, सबसे पहले यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का और उसके बाद में अपने सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस है यू डोंट, तो यहाँ पे अपने आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट है। तो यहाँ पर अपना बन जाएगा डू यू। क्या बन जाएगा, डू यू, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डू यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डू यू हो जाएगा। ठीक है, चलो 24 क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डू आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है 25। आई हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर आई गॉट मैरिड। तो यहाँ पर गाइज बात करते हैं, अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ऑलरेडी एडवर्ब। ऑलरेडी एडवर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी वर्कड, तो यहाँ पर है आपका ये जो होगा पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो गाइस आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से इंग्लिश के पेपर को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और आपने अच्छी तरीके से गलत हुए हैं तो भी आपने अच्छी तरीके से उनको सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।